जय हिंद बच्चों। JRS ट्यूटोरियल्स की हमारी टेस्ट सीरीज़ का आप 12th टेस्ट दे चुके हैं और इस टेस्ट का सिलेबस था कंप्लीट सिलेबस ऑफ 12th क्लास। तो इस टेस्ट का बॉटनी का पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 91 असर्शन रीज़न क्वेश्चन है। बीटी टॉक्सिन की चॉइस या बीटी टॉक्सिन जीन जो लिया जा रहा है उसकी चॉइस डिपेंड करती है क्रॉप और टारगेटेड पेस्ट पर। ये बात बच्चों NCERT से ली गई और करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अलग अलग क्राइजीन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो इंसेक्ट के अलग अलग ग्रुप के लिए काम करते हैं, अलग अलग ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं। तो आप कौन सी क्रॉप यूज़ कर रहे हैं और किस पेस्ट को आप टारगेट कर रहे हैं, इसके आधार पर आप चुनेंगे कि कौन सा बीटी टॉक्सिन जीन आपको लेना चाहिए। ये NCERT में हमने पढ़ा है। और इसका रीज़न, क्योंकि बीटी टॉक्सिन्स कैसे होते हैं, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, किसी खास ग्रुप ऑफ इंसेक्ट पर कोई खास टॉक्सिन काम करेगा। तो एक टॉक्सिन सारे इंसेक्ट्स को नहीं किल करेगा। तो दोनों बातें भी सही हैं और सही रीज़न भी है, इसलिए थर्ड आंसर। ये बहुत ही आसान है। रॉबर्ट मे ने ग्लोबल स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी के बारे में क्या कहा था? 7 मिलियन। 93 विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डज बायोमास डिग्रेड एट फास्टर रेट। ये भी हमने NCERT में पढ़ा है कि अगर डेट्रिटस नाइट्रोजन में रिच है तो ज़्यादा तेज़ी से डिकम्पोजिशन होगा। एनारोबिक नहीं, एरोबिक चाहिए, लो टेम्परेचर नहीं चाहिए और हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, मॉइस्चर भी लो नहीं चाहिए, मॉइस्चर हाई होना चाहिए। तो फर्स्ट आंसर। 94 करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए। तो वाई क्रोमोसोम पे मैक्सिमम थे क्या? नहीं, मिनिमम जीन्स थे। ये अब अगला स्टेटमेंट, इतने मिलियन जीन्स थे क्या? नहीं, बेस पेयर थे। तो ये भी गलत हो गया। सही क्या है? एवरेज जीन का साइज कितना देखा गया? 300 बेस पेयर। रिपीटेड सीक्वेंसेस क्या बहुत स्मॉल पोर्शन बनाते हैं? नहीं, लार्ज पोर्शन। तो ये बहुत ही आसान था। मैथड ऑफ वेक्टर लेस, जहाँ पे वेक्टर का सहारा ना लेना पड़े उस मेथड को क्या कहेंगे जिससे DNA ट्रांसफ़र हो सके? माइक्रो इंजेक्शन में भी कोई वेक्टर नहीं चाहिए, इलेक्ट्रोपोरेशन में भी, जीन गन या बायोलिस्टिक्स में भी। तो ऑल ऑफ दीज। 96 इनकरेक्ट बताना है। तो बैक्टीरिया में 3 मेजर टाइप के RNA हो सकते हैं। सही बात है। rRNA, mRNA, tRNA। ऑल 3 RNAs आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन सेल। ये भी सही है। ट्रांसफ़र RNA क्या स्ट्रक्चरल और कैटेलिटिक रोल प्ले करता है? नहीं, ट्रांसफ़र स्ट्रक्चरल रोल तो या कैटेलिटिक रोल rRNA का हो सकता है। ट्रांसफ़र RNA का कैसा रोल है? ये तो अडेप्टर की तरह काम करता है, अमीनो एसिड को पिक करके पहुंचाता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो यही इनकरेक्ट है। mRNA टेम्पलेट देता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ये बात भी सही है। इनकरेक्ट बताना था। 97 मेंडेलियन डिसऑर्डर का एग्जाम्पल बताना है। तो बच्चों क्लाइनफेल्टर, डाउन, टर्नर सिंड्रोम, ये सब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में हमने पढ़े हैं। तो जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या नंबर से जुड़े हुए डिसऑर्डर्स हैं उनको आप मेंडेलियन नहीं कहोगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर उन्हें कहते हैं जो यूजुअली मोनोजेनिक हों, एक जीन के कारण, एक जीन में म्यूटेशन की वजह से हो रहे हैं, मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो कर रहे हैं। तो थैलेसीमिया हमने पढ़ा है ऑटोसोमल रिसेसिव है। फोर्थ होगा। कभी भी क्रोमोसोम नंबर या स्ट्रक्चर से जुड़े हुए डिसऑर्डर को मेंडेलियन नहीं कहना है। और जो ऐसे मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं पेडिग्री एनालिसिस में भी केवल हम उन्हीं को पढ़ सकते हैं। 98 इनकरेक्ट बताना है। पॉपुलेशंस इवॉल्व होती हैं और अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करती हैं। ये बात हमने पढ़ी है NCERT में। ये सिंपल सी बात है और ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर आते हैं सेकंड स्टेटमेंट, अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व टुवर्ड्स द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज। ये भी बात सही है। हमको यहाँ पर क्या बताना था? हमको यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ये दोनों बातें सही हैं। फिर देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम में एक बार ही ब्रीडिंग करते हैं, मैनी टाइम करते हैं। ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ जो एग्जाम्पल दिया गया है ये एग्जाम्पल गलत है। तो इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए थर्ड। और फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। कुछ ऐसे होंगे जिनके छोटे साइज़ के ऑफस्प्रिंग होंगे लेकिन लार्ज नंबर होगा। यहाँ एग्जाम्पल सही दिए हुए हैं। फिर आते हैं 99 पर। 2 स्टेटमेंट बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर से लिए गए हैं NCERT से। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं।
स्पीशीज डाइवर्सिटी अर्थ पर हर जगह एक जैसी नहीं है, कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। स्पीशीज रिचनेस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ अ रीजन। हाँ, ये बात हमने कहाँ पढ़ी है, हमबोल्ट ने जो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप बताया है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पीसीआर जब करेंगे क्वेश्चन नंबर 100, तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, पहले डीनेचुरेशन करते हैं 94 पर दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट, फिर अनीलिंग करते हैं, फिर टेम्परेचर को डाउन करते हैं ताकि प्राइमर्स आकर उस पर बाइंड कर जाएं, और उसके बाद 72 पर एक्सटेंशन होता है। तो फर्स्ट आंसर 101 यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन में ट्रू दोनों के लिए या कॉमन पूछा जा रहा है, तो कपलिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों में होगा क्या, नहीं, ये सिर्फ बैक्टीरिया में होगा, तो पहला आंसर तो गलत हो गया। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रिमूवल ऑफ इंट्रॉन ये केवल यूकैरियोट्स में होगा, बैक्टीरिया में नहीं होगा। बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू प्रमोटर टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, यही सही आंसर है जो दोनों में होगा, कॉमन टू बोथ। और ट्रू द यूकैरियोटिक HNRNA एंड प्रोकैरियोटिक RNA बीइंग पॉलीसिस्ट्रॉनिक ऑलवेज नहीं, हमने पढ़ा है कि जो बैक्टीरिया का RNA होगा ये यूजुअली पॉलीसिस्ट्रॉनिक हो सकता है, और हमारा जो HNRNA है ये यूजुअली मोनोसिस्ट्रॉनिक होगा। हालांकि दोनों में दोनों तरह के RNA मिल सकते हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे दोनों के लिए ट्रू है। एक टर्नर सिंड्रोम का पर्सन है 102 में, और पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी बातें सही हैं, तो मोनोसोमी होगी क्या यहाँ पर, हाँ मोनोसोमी का केस है, मोनोसोमी का केस है क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 1 कम हो जाता है, तो ये बात सही है। क्या कम होके हो जाता है, 46 से 45 हो जाता है टर्नर में, 45, और 44 प्लस एक्सो यहाँ पर होता है, और रूडिमेंट्री ओवरीज होती हैं क्योंकि इसका बेसिकली डेवलपमेंट फेमिनाइन डेवलपमेंट होगा ओवरऑल, तो रूडिमेंट्री ओवरीज भी होंगी, ये तीनों बातें सही हैं। 103 ये भी एनसीईआरटी से बायोडाइवर्सिटी से लिया गया है कि 200 स्पीशीज ऑफ सिक्लिड फिशेस जब ईस्ट अफ्रीका की लेक में इनका एक्सटेंशन क्यों हो गया, क्योंकि वहाँ पर एक एलियन स्पीशीज नील पर्च का इंट्रोडक्शन हुआ था। मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ ट्रॉफिक लेवल, बहुत ही आसान, लिविंग मटेरियल बायोमास तो स्टैंडिंग क्रॉप, और इनऑर्गेनिक मटेरियल कह रहे हैं तो स्टैंडिंग स्टेट। 105 मैच द फॉलोइंग करना है बच्चों, देखिए गोल्डन राइस को किससे मैच करना चाहिए, गोल्डन राइस को मैच करना चाहिए रिच इन प्रोविटामिन ए। बीटी टॉक्सिन को किससे मैच करना चाहिए, क्राई प्रोटीन। RNAi जीन साइलेंसिंग और लेपिडोप्टेरा आर्मी वॉर्म, यानी यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए फर्स्ट। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाई, तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप हम देखने को मिलता है। जब कैपिटल R स्मॉल r होता था स्नैपड्रैगन में, तो फ्लावर ना तो रेड होता था ना तो वाइट बल्कि पिंक होता था। एक अलील कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर अदर, नहीं, इसीलिए तो नाम है इनकम्प्लीट। बोथ द अलील्स एक्सप्रेस देमसेल्फ इक्वली, नहीं, ऐसा तो को डोमिनेंस में होता था। केवल रिसेसिव अलील एक्सप्रेस होते हैं, नहीं, ये भी गलत है। 107 करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। ऑटोगैमी टेक्स प्लेस ओनली इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर, तो सही बात है, ये केवल क्लिस्टोगैमस में ऑटोगैमी होगी क्या, हमको करेक्ट बताना है। तो देखिए ये ध्यान दीजिए कि केवल क्लिस्टोगैमस यानी जो फ्लावर बंद रहते हैं केवल वहीं पर ऑटोगैमी होगी। ऑटोगैमी होती क्या है कि विद इन द सेम फ्लावर पॉलिनेशन हो जाए, तो ठीक है जो क्लिस्टोगैमस है वहाँ तो ऑटोगैमी होती है, मगर केवल क्लिस्टोगैमस में ही ऑटोगैमी होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई सिंपल बाइसेक्सुअल फ्लावर है जो ओपन होता है, जो चास्मोगैमस है, उसमें भी तो हो सकती है ऑटोगैमी। तो ये बात, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, हमको यहाँ पर सही स्टेटमेंट बताना है। अ प्लांट विद गिटोनोगैमी मस्ट पॉजेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो गिटोनोगैमी का मतलब क्या है कि एक ही विद इन द सेम प्लांट पॉलिनेशन हो, एक फ्लावर से पॉलन आए और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाके गिरे। तो क्या यूनिसेक्सुअल होना जरूरी है, नहीं, बाइसेक्सुअल है तो भी गिटोनोगैमी हो सकती है। एलोगैमी टेक्स प्लेस ओनली इन चास्मोगैमस फ्लावर, ये बात सही है। एलोगैमी मतलब डिफरेंट फ्लावर में, डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट पर भी हो सकता है, डिफरेंट प्लांट पर भी हो सकता है। तो
भाई दूसरे फ्लावर पे जाना है तो तभी जा पाएगा जब फ्लावर कैसा होता हो, ओपन, चैस्मोगैमस, तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। और डायोशियस कोई प्लांट है तो वहाँ पर हमेशा जीनोगैमी होगी। आपको मोनोशियस डायोशियस बताया है, मोनो पे दोनों, यानी मेल और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पे हो तो मोनोशियस, और मेल फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पर हो तो डायोशियस। तो अगर डायोशियस कंडीशन है तो हमेशा एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर पॉलन को जाना होगा, इसको क्या कहेंगे, जीनोगैमी। ये सब आपको क्लास में ऐसी बातें बताई गई हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए फोर्थ। 108 रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। सही बात है। अगर मोस्टली हम देखें तो फ्लावरिंग प्लांट में पॉलिनेशन इंसेक्ट्स की मदद से, एनिमल्स की मदद से, वाटर की मदद से हो रहा है। लोअर प्लांट की तरह, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एल्गी की तरह यहाँ पर वाटर पर डिपेंडेंसी नहीं है। बहुत कम ही ऐसे हैं जहाँ वाटर पॉलिनेशन है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में एनसीईआरटी से लिया गया स्टेटमेंट है, तो ये बात सही है। और एंजियोस्पर्म में सीड फॉर्मेशन इज नॉट डिपेंडेबल, ये डिपेंडेबल, ये वाली भी लाइन एनसीईआरटी से ली गई है, वहाँ लिखा है मोर डिपेंडेबल। डिपेंडेबल का मतलब क्या होता है, डिपेंडेबल का मतलब है रिलायबल। तो एंजियोस्पर्म में सीड फॉर्मेशन की गारंटी है, रिलायबल ट्रस्टवर्दी प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ वाटर पर निर्भर नहीं है, वहाँ ये मजबूरी नहीं है कि पानी से ही जाएगा, बहुत सारे तरीके हैं। तो सीड फॉर्मेशन की गारंटी होती है, रिलायबल प्रोसेस होता है कि हो ही जाएगा। तो एनसीईआरटी कह रही है कि सीड फॉर्मेशन इज मोर रिलायबल बिकॉज रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस वहाँ पर क्या हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। तो ये दोनों बातें सही नहीं है, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। और आपको मैंने बताया कि इससे असर्शन रीजन वाला भी क्वेश्चन बन सकता था। 109 ये देखिए, अल्टरेशन अगर क्रोमोसोम में हो जाए तो इससे एबनॉर्मेलिटीज आएंगी। हाँ सही बात है। और क्यों आती हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर खराब होने पर, कोई चेंजेस होने पर एबनॉर्मेलिटी, एब्रेशंस क्यों आते हैं? क्रोमोसोम पे क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज जीन्स आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। तो दोनों बातें भी सही हैं और सही स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी में ये लाइन दी गई है, तो दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 110 यहाँ पर स्टेटमेंट देखिए और हमें इनकरेक्ट बताना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। आप अंडरलाइन कर लिया करो पेपर पे भी कि हमें इसमें ट्रू बताना है कि नॉट ट्रू बताना है, करेक्ट या इनकरेक्ट क्या बताना है। इनकरेक्ट बताना है तो प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द लॉक्यूल एंड अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा और ओव्यूल, सही बात है। नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी में बी 1, तो पपाया में 1 होता है क्या? अरे भाई पपीता, तरबूज आप सब ने खाया है, इसमें तो बहुत सारे होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। वीट, मैंगो में 1 होता है। सी देखिए, ईच ओव्यूल हैज़ 1 और 2 प्रोटेक्टिव इनवलप कॉल्ड इंटेग्यूमेंट, ये बात सही है, हमने इनर और आउटर इंटेग्यूमेंट ओव्यूल में पढ़ी है। जिम्नो में कहें तो यूनिटेग्मिक होता है, एंजियो में बाईटेग्मिक, तो सी सही है। डी देखिए, इंटेग्यूमेंट्स एनसर्कल द ओव्यूल एक्सेप्ट द टिप, और जहाँ पर ये इंटेग्यूमेंट नहीं होती उसको चैलेजा कहते हैं क्या? नहीं, उस रीजन को माइक्रोपाइल कहते हैं, ये गलत हो गया। और ई, इनक्लोज विद इन द इंटेग्यूमेंट इज अ मास ऑफ सेल, जो ओव्यूल का मास ऑफ टिश्यू है उसको पेरिस्पर्म कहते हैं क्या? नहीं, न्यूसेलस कहते हैं। तो बी, डी और ई इनकरेक्ट हैं। 111 एनसीईआरटी कह रही है फिलीफॉर्म एपरेटस कहाँ पर होता है? माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ सिनर्जेट्स पर होता है, ध्यान रखना है। सिनर्जेट में तो होता है, लेकिन किधर? माइक्रोपाइलर एंड पर या चैलेजल? तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है माइक्रोपाइलर। 112 मैच करना है म्यूचुअलिज्म को, किससे मैच करोगे? माइकोराइजा के साथ। कॉमेंसैलिज्म का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में क्लोन फिश एंड सी एनिमोन दिया हुआ है। अमेंसैलिज्म पूछा गया है। अमेंसैलिज्म देखिए, ये हमारी टेबल में तो दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में इसका टेक्स्ट नहीं लिखा, और नीट में पूछा गया है कि अमेंसैलिज्म, इसका एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स होता है, तो इसलिए ध्यान देना है इस पर। कई बार चीज़ें एनसीईआरटी में क्लियरली नहीं लिखी होती, वो भी पूछ ली जाती हैं। प्रीडेशन, हार्बीवोर्स भी प्रीडेटर ही होते हैं, तो सही आंसर होना चाहिए फर्स्ट। यहाँ देखिए, इनकरेक्ट बताना है अगेन हमको कि क्या क्या इनकरेक्ट है।
नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ सेम स्पीशीज, नहीं, यूजुअली क्या होंगी, सिमिलर, यूजुअली सिमिलर होंगी, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बात। और बी टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर बाइलोब होता है, हाँ ये बात तो सही है। ऑफन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव एक रन करता है लेंथ वाइज और थीका को सेपरेट करता है, हाँ ये सब एनसीईआरटी में लिखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं लोकेटेड एट द कॉर्नर, 1 इन ईच लोब, नहीं 2 इन ईच लोब होते हैं, तो ये बात तो गलत हो गई। और ई माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक, और फिर ये एक्सटेंड करते हैं लॉन्गिट्यूडनली और बाद में इनमें पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं, ये बात सही है। केवल क्या गलत है, ए और डी गलत है, यानी थर्ड आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, कहा जा रहा है कि एक इकोसिस्टम में ये फ्लो ऑफ एनर्जी को आप ध्यान दीजिए, सन से एनर्जी आई ग्रास के पास, ग्रासेस से रैबिट, रैबिट से जैकाल, जैकाल से लॉयन। कहा जा रहा है कि जैकाल के पास कितनी एनर्जी है, 10 जूल, तो आपको क्या लगाना है, 10% लॉ, तो लॉयन के पास कितनी पहुंचेगी, 1 जूल पहुंचेगी, और रैबिट के पास कितनी रही होगी, 10% लॉ 100 जूल, और ग्रासेस में कितनी रही होगी, ग्रासेस में रही होगी और 10% बढ़ा दीजिए 1000 जूल रही होगी। और सन से जब प्लांट में एनर्जी आएगी तो वहाँ 10% रूल मत लगाइएगा, वहाँ पर आपको सन से टोटल जो एनर्जी आ रही है उसका 1% लेना है, क्लास में आपको बताया गया है, ऐसे क्वेश्चंस करवाए गए हैं। तो अगर यहाँ पर 1000 जूल है तो सन के पास कितनी होगी, सन के पास होगी 100,000 जूल हो जाएगी एनर्जी। तो देख लीजिए कौन सा सही ऑप्शन है, ग्रासेस के पास 1000 जूल और लॉयन के पास 1 जूल, ये सही बात है, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शंस पूरी तरह सही नहीं है। 115 जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, पार का 2 to 10%, हाँ सही बात है। और पार कितना होता है खुद, टोटल इंसिडेंट रेडिएशन का 50%, तो अगर पार का 2 to 10% कह रहे हैं तो टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का 1 to 5%, ये भी सही होगा। और हम पढ़ते हैं कि NPP इज इक्वल टू GPP माइनस R, तो GPP इज इक्वल टू क्या हो गया, NPP प्लस R कह सकते हैं, यानी ये भी बात सही है, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑल आर करेक्ट। 116 देखिए बच्चों, 2 पेडिग्रीज दी गई हैं और ऑप्शंस के हिसाब से आपको देखना है। मेनली देखिए पहला ऑप्शन, क्या पहली पेडिग्री ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकती है, आपको बताया गया है बच्चों कि कोई डोमिनेंट म्यूटेशन में ऐसी पेडिग्री नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चा अफेक्टेड है लेकिन दोनों पेरेंट्स हेल्दी हैं, तो अगर ये डोमिनेंट म्यूटेशन है तो किसी न किसी पेरेंट से आया होगा, तो उस पेरेंट को अफेक्टेड होना चाहिए था, हाँ, यानी डोमिनेंट म्यूटेशन वाली कोई पेडिग्री ऐसी नहीं हो सकती जहाँ बच्चे अफेक्टेड हैं और दोनों पेरेंट्स हेल्दी हैं। तो डोमिनेंट तो कतई नहीं हो सकता, दोनों नहीं हो सकती डोमिनेंट। ऑटोसोमल रिसेसिव कह सकते हैं क्या, हाँ ऑटोसोमल रिसेसिव इस पेडिग्री को भी कह सकते हैं और इस पेडिग्री को भी कह सकते हैं, दोनों पेरेंट्स उस केस में क्या रहे होंगे, कैरियर रहे होंगे, कैरियर रहे होंगे। और जिन जिन बच्चों ने दोनों पेरेंट्स से म्यूटेशन की डबल कॉपी ले ली, दोनों पेरेंट्स को कैरियर मानना पड़ेगा। तो जिन बच्चों के पास अनलकीली म्यूटेशन की डबल कॉपी आ गई है, वो बच्चे क्या हो गए हैं, अफेक्टेड हो गए हैं। ये बहुत ही सिंपल है और ऐसे क्वेश्चंस भी आपको क्लास में कराए गए। तो दोनों ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है। ज़रा एक्स लिंक्ड रिसेसिव पर नज़र मार लेते हैं। तो आपको बताया गया है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव में फर्स्ट पेडिग्री तो हो सकती है क्या, नहीं, क्योंकि अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो मैं एक दूसरा कलर लेता हूँ, अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो इस फीमेल को होना चाहिए एक्सएम, और उस केस में ये इसके पास एक एक्स कहाँ से आया होगा, इस फादर से आया होगा, तो फादर XMY, फादर को अफेक्टेड होना चाहिए था। रिसेसिव म्यूटेशन भी मेल में अगर हेमीजाइगस कंडीशन में है तो डिजीज़ कॉज कर देगा। और कई बार क्लास में आपको समझाया है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव में फादर और डॉटर का ऐसा पेयर पॉसिबल नहीं है, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव तो ये केस नहीं हो सकता है,
ठीक है। और इसी तरह ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं हो सकता क्योंकि ये डॉटर और फादर का पेयर देखिए, ऐसा पेयर एक्स लिंक्ड रिसेसिव में पॉसिबल नहीं है। तो दोनों पेडिग्री में कौन सी बात फिट हो रही है? बोथ कैन बी ऑटोसोमल रिसेसिव। ये इसका सही आंसर फोर्थ होना चाहिए। विच इज नॉट अ बायो कंट्रोल एजेंट, किस चैप्टर में पढ़ा है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ा है। राइजोबियम, बायो कंट्रोल होता क्या है? जहां एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाए दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए, और ये किस पर बेस्ड होता है? प्रिडेशन पर बेस्ड होता है। तो राइजोबियम में कोई प्रिडेशन वाली बात पड़ी है क्या? ये तो बेचारा भला करता है प्लांट का, बायो फर्टिलाइजर, तो ये बायो कंट्रोल में नहीं आएगा। बैसिलस थुरिंजिएंसिस से बीटी टॉक्सिन मिलता है और ये इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के काम आता है, तो बायो कंट्रोल का काम करे। एनपीवी बैक्टीरियोवायरसेस हमने पढ़ा है इंसेक्ट्स में, ये लेपिडोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, ये सारे डिप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट्स को किल करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो ये भी है बायो कंट्रोल। ट्राइकोडर्मा भी हमने पढ़ा है, निमेटोड्स वगैरह कुछ रूट के पैथोजन्स को कंट्रोल करेंगे, ये भी सही है। ग्लोमस फंजाई इन रूट्स ऑफ ऑर्किड, ये किसकी बात हो रही है? माइकोराइजा की बात हो रही है। तो माइकोराइजा तो भला करता है, ये बायो कंट्रोल का एग्जाम्पल नहीं होगा। लेडी बर्ड बीटल हमने पढ़ा है, ये लेडी बर्ड बीटल ये बायो कंट्रोल में पढ़ा हुआ है हमने। कैक्टस को खाने वाला इंसेक्ट कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम, ये भी कैक्टस को कंट्रोल करेगा, तो बायो कंट्रोल का एग्जाम्पल होगा। तो पूछ रहा है नॉट अ बायो कंट्रोल एजेंट, कौन कौन सा नहीं है? तो ए और ई, ये इसका सही आंसर होना चाहिए। विच कैन फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन बोथ, यानी CO2 फिक्सेशन भी करता हो और N2 फिक्सेशन भी करता हो। CO2 फिक्सेशन यानी किसकी बात हो रही है? फोटोसिंथेसिस। और नाइट्रोजन फिक्सेशन तो साइनोबैक्टीरिया, ये दोनों काम कर सकते हैं नॉस्टॉक। 119 सोमा क्लोन्स की बात हो रही है, टिश्यू कल्चर का क्वेश्चन है और बच्चों बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। टिश्यू कल्चर एक ऐसा टॉपिक है जो जब हमारी NCERT पुरानी थी 2023 के पहले, तो ये टिश्यू कल्चर का टॉपिक होता था स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये चैप्टर में। अब नई NCERT में ये चैप्टर तो डिलीट हो गया, लेकिन टिश्यू कल्चर वाला टॉपिक वहाँ से उठ के कहाँ आ गया है? बायोटेक में, बायोटेक एप्लीकेशंस में आ गया है। तो इसलिए अगर आप पुरानी NCERT से पढ़ते हैं तो टिश्यू कल्चर याद रखिए, आपके सिलेबस में है, न्यू NCERT में बायोटेक चैप्टर में दिया है। तो सोमा क्लोन्स, सोमैटिक क्लोन्स, क्या ये प्रोटोप्लास्ट हाइब्रिड से बनाए जाते हैं? नहीं, ये लास्ट ईयर पूछा गया था। प्रोटोप्लास्ट हाइब्रिड से सोमैटिक क्लोन्स नहीं बनते, वहाँ तो दो प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ किया जाता है, उन्हें सोमैटिक हाइब्रिड्स कहते हैं। और टिश्यू कल्चर से बनाए जा रहे हैं तो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं ओरिजिनल प्लांट के, हाँ, इसीलिए सोमैटिक क्लोन कह रहे हैं। माइक्रो प्रोपोगेशन से बनते हैं, हाँ, टिश्यू कल्चर से ढेर सारे प्लांट्स प्रोड्यूस करना, ये प्रोसेस माइक्रो प्रोपोगेशन है। और टोटीपोटेंसी पर बेस्ड होता है, सही बात है, माइटोटिक डिवीजन इसमें इन्वॉल्व होता है। तो नॉट ट्रू पूछा गया है, इसका मतलब पहला आंसर होना चाहिए। फिर आते हैं 120 फ्लॉक्स सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। तो पूछा है कि फ्लॉक्स बनते कहाँ पर हैं? तो हमने पढ़ा है फ्लॉक्स एरेशन टैंक में बनते हैं और सेटलिंग टैंक में सेडिमेंट होते हैं। 121 गॉश का प्रिंसिपल देखिए, पूछ रहा है ये क्या बताता है? तो ये गॉश का प्रिंसिपल ये कहता है कि दो स्पीशीज सेम नीश में इंडेफिनेटली नहीं रह सकते, कंपटीशन होगा और जो इन्फीरियर है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ये बताता है। 122 बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखिए, एक NCERT से फ्रेम किया गया है आपके लिए। आपको जेनेटिक कोड की टेबल दे दी गई है और ये दो tRNA देखिए आपको दिखाए गए हैं जो NCERT में हमारे tRNA दिए हैं, और आपको पूछा गया है कौन सा tRNA किस अमीनो एसिड को पिक करेगा। अब ये रटने वाली बात नहीं है, आप देखेंगे इस tRNA को ध्यान से, तो tRNA का ये हिस्सा 5 प्राइम है, ये हिस्सा 3 प्राइम। तो ये tRNA पे जो सीक्वेंस होता है उसको क्या कहते हैं? एंटी कोडॉन। तो जो कोडॉन ये पहचानेगा उस कोडॉन का सीक्वेंस आप लिख सकते हो, हाँ। कोडॉन U किसको पहचानेगा? A को, C किसको पहचानेगा? G को, और A U को।
तो ये कोडॉन हो गया जिसको पहला वाला टीआरएनए पहचानेगा। तो अब आप देख लीजिए इस टेबल में कि ये कोडॉन किसके लिए कोड करता है, AGU, यहाँ से A देखा, यहाँ से G देखा और यहाँ से U। AGU किसको कोड कर रहा है, सीरीन को, यानी ये वाला टीआरएनए सीरीन को कोड करेगा। दूसरा देखिए, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये हिस्सा 5 प्राइम एंड है, ये हिस्सा 3 प्राइम, तो ये किस एंटीकोडॉन को पहचानेगा, सॉरी कोडॉन को, ये टीआरएनए पे जो है उसको आप क्या कहते हो, एंटीकोडॉन। A पहचानेगा U को, U पहचानेगा A को, G पहचानेगा C को, सॉरी G पहचानेगा C को। तो UAC देखिए कहाँ पर मिल रहा है, U यहाँ देखा, A यहाँ देखा और C यहाँ, UAC यानी टायरोसिन। तो दूसरा जो टीआरएनए है वो किसको कोड करेगा, टायरोसिन को। एनसीईआरटी से दोनों डायग्राम लिए गए हैं तो हमारा ध्यान नहीं जाता है, एनसीईआरटी से भी अगर कोई चाहे तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो बहुत अच्छे से एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, एनसीईआरटी की हर एक चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका आंसर होगा सेकंड, A विल पिक सीरीन एंड B विल पिक टायरोसिन। 123, ये भी एनसीईआरटी की बात है। कौन सा ऐसा कंपटीशन है जहां पर एक की प्रेजेंस दूसरे की फीडिंग एफिशिएंसी को इनहिबिट करती है, इंटरफेरेंस। हिरन और शेर वाला एग्जाम्पल आपको बताया गया था कि किसी जंगल में बहुत सारी घास है, रिसोर्सेज तो बहुत सारा एबंडेंट है, लेकिन फिर भी हिरन को डर लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक लॉयन है और लॉयन की इनहिबिटरी प्रेजेंस हिरन की जो फीडिंग एफिशिएंसी है उसको इनहिबिट करती है। तो यहाँ पर रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं लेकिन उसके बाद भी इंटरफेरेंस है, तो इसको इंटरफेरेंस कंपटीशन कहते हैं। 124, ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग किसका एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलिलिज्म का है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा एक IA अलील होता है, एक IB अलील होता है, स्मॉल i, 2 से ज़्यादा अलील हैं पॉपुलेशन में। और कोडोमिनेंस भी सही बात है, क्योंकि जब IA और IB दोनों होते हैं तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और ब्लड ग्रुप क्या आता है, AB। तो थर्ड आंसर। मल्टीपल अलील के लिए 125 में क्या सही नहीं है, तो ये मल्टीपल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है क्या, नहीं, ये बात गलत है। 126, कितने तरह के गैमेट, फिनोटाइप और जीनोटाइप बनेंगे, ये एक प्लांट इसकी सेल्फिंग करनी है। तो बच्चों ज़रा देखिए, ये जो प्लांट जिसकी सेल्फिंग करने जा रहे हैं इसमें कितने मोनोहाइब्रिड हैं, इसमें 2 मोनोहाइब्रिड हैं, यानी ये कैसा सेल्फिंग करोगे तो कैसा क्रॉस होगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। आपको पता है गैमेट के लिए फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, फिनोटाइप के लिए भी होता है 2 का पावर n, जीनोटाइप के लिए 3 का पावर n, जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड। तो सेल्फिंग करना है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो n की वैल्यू 2, तो गैमेट कितने हो गए, 4, फिनोटाइप भी कितने हो गए, 4, और ये जीनोटाइप कितने हो गए, 3 का पावर 2 यानी 9, यानी आंसर होना चाहिए 4th। 127, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कितने इसमें से करेक्ट हैं फॉर क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी किसकी बात हो रही है, थैलेसीमिया की या सिकल सेल एनीमिया की। यहाँ बात हो रही है थैलेसीमिया की। तो थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है, यस। यहाँ पर फीमेल के अफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी रेयर है, नहीं, ये बात हमने पढ़ी है किसके लिए, ये बात हमने एक्स-लिंक्ड रिसेसिव सिकल सेल में पढ़ी है। यहाँ ग्लूटामिक एसिड का वैलेंस से सब्सटीट्यूशन होता है, नहीं, ये बात सिकल सेल के लिए पढ़ी है। यहाँ रेड्यूस सिंथेसिस होगी अल्फा या बीटा ग्लोबिन चेन की, हाँ, ये बात सही है एनसीईआरटी में। तो 2 स्टेटमेंट यहाँ थैलेसीमिया के लिए सही है। पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल किसकी मदद से होते हैं, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, और इनिशियल लेवल पे जो पैकेजिंग होती है वो हिस्टोन प्रोटीन से होती है। आगे देखते हैं 129, ट्रू और फॉल्स बताना है और करेक्ट ऑप्शन बताना है। कैपिंग में मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट 3 प्राइम एंड पे कैप लगती है क्या, नहीं, ये तो फॉल्स हो गया। टेलिंग में एडिनाइलेट रेसिड्यूज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में ऐड होते हैं, सही है, ये ट्रू है।
और इंट्रॉन्स रिमूव किए जाते हैं बाय स्प्लाइसिंग एंड एक्सॉन्स आर लाइगेटेड टुगेदर, ये भी ट्रू है, यानी इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए। 130 कौन से म्यूटेशन हैं जो जेनेटिक बेसिस बनाते हैं ऑफ द प्रूफ दैट कोडॉन इज ट्रिपलेट एंड रेड इन कॉन्टिग्यूअस मैनर। एनसीईआरटी से बनाया गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बच्चों ये प्रूव करता है कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है और कॉन्टिग्यूअस मैनर में रीड किया जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा कि अगर एक बेस या दो बेस का इंसर्शन या डिलीशन होगा तो आगे का पूरा फ्रेम डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? और 3 का जब इंसर्शन हो या डिलीशन हो तो केवल उस पॉइंट पर चेंज आता है, आगे का फ्रेम डिस्टर्ब नहीं होता। तो इसका रीज़न क्या है? यही कि जेनेटिक कोड 3 बेसिस के बने होते हैं और वो कॉन्टिन्यूअस मैनर में रीड किए जाते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। 131 कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम बायोरिएक्टर या आप स्ट्रिंग प्रोसेसिंग में उसके लिए ट्रू बताना है। सारे स्टेटमेंट एनसीईआरटी से लिए गए हैं, सभी ट्रू हैं। यहाँ पर एक साइड से मीडियम को ड्रेन आउट किया जाता है और दूसरे साइड से फ्रेश मीडियम ऐड करते हैं। और सेल्स याद रखिएगा कि यहाँ फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव या लॉग फेज में बनी रहती हैं, क्योंकि बराबर सेल्स को क्या दिया जा रहा है? फ्रेश मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये लार्ज बायोमास हायर यील्ड के लिए यूज़ होता है। हाँ, सारी बातें हमारी एनसीईआरटी में दी हैं। आगे देखिए 132 ये दोनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी से लिए गए हैं। बायोरिएक्टर में लार्ज वॉल्यूम का कल्चर कर सकते हैं और एनसीईआरटी के डायग्राम में दिखाया गया है कि स्पार्ज स्टिर टैंक बायोरिएक्टर में जो बबल्स बनते हैं, ये बबल्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन ट्रांसफ़र एरिया को बढ़ा देते हैं। तो ऑक्सीजन की मिक्सिंग न्यूट्रिएंट मीडियम में ज़्यादा अच्छे से हो पाती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 133 डायग्राम देखकर आप समझ गए हैं कि किसकी बात हो रही है? ट्रांसलेशन की बात हो रही है। तो देखते हैं, यहाँ पर हमको बताना है करेक्ट ऑप्शन। तो कितने इसमें से करेक्ट या इनकरेक्ट हैं? तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जब स्मॉल सब यूनिट एमआरएनए से बाइंड करती है तब ट्रांसलेशन शुरू होता है। सही है। A specific rRNA in the ribosome acts as catalyst, सही बात है। बैक्टीरिया में कौन सा? 23S और यूकैरियोट्स में 28S। ये ऐसे rRNA हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में कैटालिटिक रोल प्ले करते हैं, इनको राइबोजाइम कहते हैं। इनकी एक्टिविटी को पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी कहते हैं। तो ये भी बात सही है। सी द राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम, नहीं 5 प्राइम टू 3 प्राइम आगे बढ़ता है। एट द एंड ऑफ ट्रांसलेशन रिलीज फैक्टर बाइंड करता है स्टॉप कोडॉन, सही। यानी इसका आंसर होना चाहिए ओनली सी इज इनकरेक्ट। 134 एक प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस, क्या रिजल्ट आता है? इसकी वजह से डीएनए का जो डबल हेलिक्स का डायमीटर है वो ऊपर से नीचे तक पूरा क्या होता है? 2 नैनोमीटर। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन से हमेशा पेयरिंग करता है। ई कोलाई में लैक ओपेरॉन कब स्विच ऑन होगा? जब लैक्टोज बाइंड करेगा रिप्रेसर से। सही बात है, क्योंकि रिप्रेसर ने पूरी प्रोसेस को रोक रखा था। तो जब रिप्रेसर के साथ लैक्टोज बाइंड कर जाता है तो रिप्रेसर अब प्रोसेस को रिप्रेस नहीं कर पाएगा। रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड करेगा तब तो क्या होगा? प्रोसेस रुका रहेगा। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू ऑपरेटर, नहीं, आरएनए पॉलीमरेज तो प्रमोटर पे बाइंड करता है। और लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट बाइंड्स टू आरएनए पॉलीमरेज, नहीं, लैक्टोज रिप्रेसर से बाइंड करता है। तो इसका आंसर होना चाहिए फर्स्ट। तो बच्चों ये हमने पूरा पेपर डिस्कस कर लिया और अभी तक आपने टॉपिक वाइज टेस्ट दिए हैं। अगले टेस्ट से बच्चों जो भी हम टेस्ट देंगे वहाँ पर फुल सिलेबस पूछा जाएगा। हमने टॉपिक्स को अच्छे से तैयार किया, लास्ट टेस्ट में फुल 11th का सिलेबस और इस टेस्ट में फुल 12th का सिलेबस। अब इससे आगे की तैयारी जो हमारे मेजर टेस्ट होंगे वहाँ पर फुल सिलेबस पूछा जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।